So let's start our fourth chapter, sorting materials into groups. तो पहले चैप्टर का जो नाम है उससे शुरू करते हैं, sorting materials. अभी sorting इसका मतलब होता है अरेंज करना. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक नया बुक सेट लाया है तो आप क्या कर रहे हो, रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बुक और रिस्पेक्टिव नोटबुक साथ में रख रहे हो. फॉर एग्जाम्पल साइंस टेक्स्ट बुक के साथ साइंस नोटबुक रख रहे हो, है ना. तो आप क्या कर रहे हो, सॉर्ट कर रहे हो. यू आर सॉर्टिंग डिफरेंट सब्जेक्ट, है ना. डिफरेंट सब्जेक्ट के नोटबुक और टेक्स्ट बुक को आप सॉर्ट या अरेंज करके रख रहे हो, है ना. तो सॉर्टिंग मटेरियल्स या अरेंजिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, मतलब हम मटेरियल्स जो आजू बाजू के हमारे डेली लाइफ के होते हैं उन्हें हम ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे. ठीक है. तो चैप्टर शुरू करने से पहले फिर से बता देती हूँ कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर साइंस क्लास 6 का भी मैंने सेक्शन ऐड कर दिया है अपने वेबसाइट पर और आप वहां पर भी रेफर कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन. ओके. तो सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. सो व्हाट इज सॉर्टिंग? जैसे अभी हमने देखा, लाइफ कैन बी सो हेक्टिक दीज डेज, सो हेक्टिक दैट एवरीथिंग फील्स मेसी. अगर आपने क्लीनिंग नहीं किया तो कितना गंदा लगता है, उधर सारी चीजें फैली है ना. सो इट्स टाइम टू एडमिट दैट वी नीड हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग. हमें अपनी चीजें जो है वो ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है. ऑर्गेनाइज यानी अच्छे से उनकी जगह पर रखनी पड़ती है ना. सो इट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज टू डू दिस, बट सेइंग ऑर्गेनाइज्ड मेक्स लाइफ इजियर इन द लॉन्ग रन. स्टेइंग, ठीक है. तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये चैलेंजिंग हो सकता है कि हम अपने बहुत सारी साफ सफाई एक ही साथ कर ले, बट अगर हम लोग कर रहे हैं कि आज मैंने एक पेंसिल ली तो मैंने पेंसिल जहां से ली है वहां पर उसके प्रॉपर जगह पर रखूंगी तभी के तभी यूज होने के बाद. तो अगर मैंने ये किया तो वो ऑर्गेनाइज रहेगा, है ना. तो हमको बहुत ज्यादा चैलेंजिंग भी नहीं लगेगा, है ना. और ऑर्गेनाइज रहना हमें लॉन्ग रन यानी आगे भी हेल्प करता है ना. अगर नेक्स्ट टाइम हमको फिर से पेंसिल चाहिए तो आपको पता होगा, हाँ पिछली बार मैंने पेंसिल को उसकी जगह पर रखा था इसलिए मुझे भी वही मिलेगी, है ना. सो डू यू नो हाउ गुड शेफ्स वर्क इन द किचन? अभी अच्छे शेफ्स जो है वो किचन में काम कैसे करते हैं? सम कुक्स हैव अमेजिंग फ्लो, मतलब कुछ शेफ्स जो है उनको बहुत अच्छे से खाना पकाना आता है ना. दे कैन क्विकली फाइंड एवरी गैजेट इन देयर किचन, मतलब वो अपने किचन में एकदम क्विकली ढूंढ लेते कि ये चीज यहाँ पर है, ये चीज यहाँ पर है ना. तो वो कैसे ढूंढते हैं? उन्होंने वो चीज यूज करके उसकी जगह पर रखी रहती है ना. They seamlessly move from planning a delicacy to cook without shuffling everything on their countertop. मतलब वो क्या करते हैं, वो कंटिन्यूसली कुक करते हैं, पर कुक करते करते ये भी ध्यान रखते हैं कि अगर मैंने तवा लिया है तो तवा को यूज होने के बाद धो के उसकी जगह पर रख दूं, या मैंने कोई मिक्स करने के लिए एक कोई स्पून लिया है तो स्पून को वापस मिक्स करके अंदर रख दूं, और लाइटर लिया है तो लाइट गैस चालू करके फिर से उसके जगह पर रख दूं, तो नेक्स्ट टाइम फिर से इजीली मिल जाएगा, है ना. सो उनका जो काउंटर टॉप है, मतलब वो वट्टा जिसपे खाना बनता है ना, उसको काउंटर टॉप बोलते हैं. तो वो अपने काउंटर टॉप को गंदा नहीं रखते या शफल करके नहीं रखते चीजें उसके ऊपर, है ना. दैट फ्लो कम्स फ्रॉम नोइंग देयर किचन वेल, मतलब किचन का हमें पता भी होना चाहिए कि इस जगह में ये चीज है. एंड ऑर्गेनाइजिंग देयर इंग्रेडिएंट्स, ऑर्गेनाइजिंग यानी प्रॉपर जगह पे रखना और सबको डिवाइड करके रखना. मतलब यहाँ पर मसालेदार इंग्रेडिएंट्स है, यहाँ पे सब मसाले हैं, यहाँ पे सब स्वीट वाले चीजें हैं, है ना. ऐसे ऐसे डिवाइड करके रखना. वेसल्स को, मतलब यहाँ पर स्पून्स रखे हैं और इस जगह में बड़े बड़े बर्तन रखे हैं, है ना. तो कटलेरी ये सब प्लेट, यहाँ पर प्लेट्स रखे हैं, तो सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखते हैं वो, राइट. सो डूइंग दिस टेक्स टाइम, है ना. तो ये सब करने में बहुत टाइम भी जाता है, बट आफ्टर अ व्हाइल यू सी हाउ इजी इट इज फाइंड व्हाट यू नीड व्हेन एवरीथिंग इज एट इट्स प्लेस. तो यहाँ पर भी वही बोला है कि ये सब टाइम ले सकता है, मतलब कभी कभी यूज करके धो के अंदर रखना, ये सब टाइम ले सकता है, पर नेक्स्ट टाइम आपको वो चीज उसके प्रॉपर जगह पर ही मिलेगी और ढूंढने में टाइम नहीं जाएगा, है ना. अगर अभी आप थोड़ा टाइम डालोगे तो आगे कम टाइम जाएगा. सो दिस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ये प्रॉपर अरेंजमेंट या सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, चीजों का सिस्टमैटिक या प्रॉपर अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स या चीजों का प्रॉपर अरेंजमेंट कौन से बेसिस पे, मतलब फॉर एग्जाम्पल किचन में मैंने बोला कि सारे मसाले यहाँ हैं, तो मसालों में सिमिलैरिटी क्या है, सारे तीखे ऐड करते हैं या मसाले ऐड करते हैं ना. और अगर हम बोलो सारे स्पून हैं तो सारे जो भी सारे यूटेंसिल्स है वो स्पून ही है उसमें, है. तो दैट इज देयर सिमिलैरिटी. और मैंने स्पून और फोर्क अलग अलग जगह रखा है, क्यों? क्योंकि वो दोनों अलग है, दे आर डिफरेंट. सो इसलिए
द सिस्टम of systematic or proper arrangement of things on the basis of certain similarities or differences is called sorting or classification. ठीक है, तो sorting of materials or things is useful for convenience and to make their study more organized. मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि sorting मतलब अगर हम लोग materials के एक ईच एंड एवरी मटेरियल को पढ़ने को डिवाइड कर देंगे तो वो क्या होता है, वो इजियर भी बनाता है पढ़ने को और उनके स्टडी को. अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ साइंस, तो साइंस में आगे आपको आएगा फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, है ना. क्यों डिवाइड किया गया है? ताकि हम लोग अगर हमें बात करना है डेली लाइफ का, है ना, तो तभी हम लोग फिजिक्स में जाए और डीप पढ़े. मतलब हमें समझ आता है डेली लाइफ मतलब फिजिक्स. ठीक है. और अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री का, तो केमिकल का यूज मतलब केमिस्ट्री, है ना. तो मुझे तभी समझ आएगा कि अगर मुझे केमिकल्स पढ़ना है तो मुझे केमिस्ट्री में और पढ़ना पड़ेगा, है ना. और मैं बोलूँ बायोलॉजी, तो बॉडी का स्ट्रक्चर, तो अगर मुझे बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा पढ़ना है तो मुझे बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, है ना. तो ऑर्गेनाइजिंग और अच्छे से करने के लिए हम सॉर्टिंग करते हैं. ठीक है, और हमारा टाइम भी बचता है और एफर्ट, नेक्स्ट टाइम एफर्ट भी बचता है उसके लिए, है ना. इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट सिमिलैरिटीज हेल्प अस अरेंज थिंग्स इन द सेम ग्रुप, है ना. अगर बहुत सारे चम्मच है तो मैं उन सबको एक ग्रुप में करूंगी और दूसरे ग्रुप में क्या होगा, अलग अलग फोर्क्स होंगे, है ना. सो डिफरेंस हेल्प्स अस टू अरेंज थिंग्स इनटू सेपरेट ग्रुप्स. वही सेम एग्जांपल. सो थिंग्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मटेरियल दे आर मेड ऑफ, है ना. वी यूज डिफरेंट कंटेनर्स टू स्टोर थिंग्स. अभी प्लास्टिक बॉटल्स यूज करते हैं और ग्लास जार्स यूज करते हैं, स्टील यूज करते हैं, वुडन यूज करते हैं और अर्दन पिक्चर भी यूज करते हैं. अभी अर्दन मतलब मिट्टी से बना हुआ, जैसे कि अर्दन पॉट बोलते हैं ना, मिट्टी का मटका. ठीक है, तो अर्दन मतलब मिट्टी से बना हुआ. तो प्लास्टिक, ग्लास, स्टील, वुड, सॉइल मतलब वही अर्दन. ठीक है, तो ये सब जो है अलग अलग मटेरियल से जिनसे चीजें बनती है ना. सो क्लोजली ऑब्जर्व वेरियस थिंग्स यू विल गैदर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. अगर हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो हमें दूसरे दूसरे इन्फॉर्मेशन गैदर होगा. जैसे कि एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, है ना. कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग काइंड के मटेरियल से बना हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैग ले ले तो बैग क्या किससे बनाए, कपड़े से बनाए, है ना. कैसा कपड़ा, लेदर, रबर या हमने जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा, या तो नेचुरल फाइबर से या सिंथेटिक फाइबर से, है ना, या प्लास्टिक से, है ना. तो अ मटेरियल, सेकंड पॉइंट है कि अ मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, है ना. अभी एक क्लॉथ है, सेम क्लॉथ का एग्जांपल लूँ तो क्लॉथ से मैं बैग भी बना सकती हूँ, मैं शर्ट भी बना सकती हूँ, है ना. तो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. ओके. सो थर्ड है सम ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम मोर देन वन टाइप ऑफ मटेरियल, है ना. कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक से ज्यादा मटेरियल से बने होते हैं. जैसे कि अगर सेम एग्जांपल बैग ले लूं मैं, ठीक है, तो बैग जो है सिलाई करने तक वो कपड़ा यूज होता है, पर आगे अगर हमें कोई ब्रांड का नेम लगाना है तो उसमें मेटल यूज होता है ना. और अगर हमें उसमें चेन जोड़नी है ना, हैंड का कैरियर बनाने के लिए चेन जोड़नी है तो चेन फिर से मेटल होता है ना. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल से एक चीज बन सकती है ना. So there are different materials. We make objects with these materials. But how do we decide which material to use for making an object? कौन सा material use करें, कैसे decide करें? Before finding an answer to this question, let us see what is there inside the material. अभी material कैसे बना ये जानने से पहले हम देखते हैं कि material बनता किससे है. ठीक है, हाँ. So let us see what is there inside a material. So now coming to matter. So everything in this universe is made up of matter. ठीक है, matter यानी कोई एक चीज. ठीक है, so matter existed on earth even before the first man had appeared on it. मतलब matter इस शब्द का पहले हम मीनिंग देख लेते हैं. So matter is anything that occupies space. ठीक है, matter is anything that occupies space and has some weight. matter एक ऐसा कोई भी चीज है जिसका खुद का थोड़ा वेट हो और थोड़ी जगह ऑक्यूपाई करे. तो इन्होंने ऐसा क्यों बोला कि पहला इंसान अर्थ पे आने से पहले भी मैटर था. क्यों? क्योंकि तभी भी हवा थी, है ना. तो हवा भी में भी थोड़ा सा बहुत कम वेट है ना. हवा भी जगह लेती है, हाँ. तो हवा थी तभी पहले भी, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है. सो वी हैव सीन ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस दैट आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स.
बट व्हाट आर दिस मटेरियल्स मेड अप ऑफ, है ना, हम बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल से बना होता है, पर वो मटेरियल के अंदर क्या होता है ना, दीज मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ मैटर, ठीक है। जो मटेरियल्स है वो खुद में ही एक मैटर है। कैसे, जो फॉर एग्जाम्पल मैं बैग ले लूं तो बैग का कुछ वेट होगा, है ना, और वो बैग स्पेस भी लेगा आपके घर में, है ना। So everything around us is made up of matter. The clothes we wear, the food we eat, air, water, books, sun, stars, moon are all made up of matter. All these objects have two general properties. They all have mass and occupy space. तो हमने वही देखा अभी अभी, they all have mass and occupy space. तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैटर को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव अ मास, ठीक है। सो मैटर इज एनीथिंग है, यहाँ पर डेफिनेशन दिया भी है कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है। दे हैव डिफरेंट फिजिकल स्टेट, फिजिकल यानी सामने से दिखना, हमें जो सामने दिख रहा है हमारे आंखों से वो, ठीक है। तो दे हैव फिजिकल डिफरेंट फिजिकल स्टेट यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल से आइस सॉलिड है पर अंदर उस पानी से ही बना है ना, तो पानी क्या है, लिक्विड है ना। फिर से हम उसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा, हवा बन जाएगा, है ना। सो डिफरेंट कलर्स, शेप, स्मेल विच कैन बी फेल्ट, हम फील कर सकते हैं through one or more of our sense organs. Now coming to composition of matter. So we know that everything around us is made up of matter, है ना। Do you know अभी matter किससे बना है, matter बना है बहुत छोटे पार्टिकल्स से जिन्हें हम कहते हैं एटम्स। तो आपके लिए ये नया टर्म होगा तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ, तो हमें ये तो मालूम है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। मैं आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। तो सॉलिड में हमें मालूम है कि टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, है ना। और लिक्विड में हमें मालूम है कि थोड़े लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। और एयर में हमने पढ़ा था कि फुल्ली लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। तो ये क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अब जो ये मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर भी और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एटम्स। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मेनी एटम्स फॉर्म अ मॉलिक्यूल एंड मेनी मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ मैटर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। सो दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। कौन, एटम्स। एटम्स जो है उनसे छोटा और कुछ है ही नहीं, ठीक है। उनके अंदर उनका स्ट्रक्चर है बट उनको और हम ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे कि मॉलिक्यूल्स को हम तोड़ सकते हैं एटम्स में, है ना। अगर मैं एक चॉक पीस लूं, ठीक है, तो चॉक को मैं तोड़ूंगी पूरा तोड़ूंगी और मुझे एकदम छोटा पीस मिलेगा, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो मैं उनको भी तोड़ सकती हूँ, पर मॉलिक्यूल के बाद जो एटम मिलेगा उसको मैं नहीं तोड़ सकती, है ना। तो लुक एट योर पेंसिल लिड, इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल कॉल्ड ग्रेफाइट विच इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। आपकी पेंसिल की जो लिड होती है, ठीक है, वो जो है एक मटेरियल ग्रेफाइट से बनी है, ठीक है। अभी अलग अलग मटेरियल्स होता है ना हमारे नेचर में, जैसे कि आयरन, कॉपर, है ना, तो वैसे ही ग्रेफाइट भी है, ठीक है, और वो कार्बन का फॉर्म है, ठीक है। सो यू कैन, अभी जैसे हाँ, तो अभी जैसे हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स भी है, उसमें भी वो भी कार्बन से बना है, हाइड्रोजन से बना है और ऑक्सीजन से बना है। तो ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है, ठीक है। सो यू कैन ब्रेक ग्रेफाइट इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस। सेम चॉक पीस का एग्जांपल है। अभी ग्रेफाइट को आप स्मॉलर और स्मॉलर पीसेस में डिवाइड, जब ब्रेक करोगे ऐसे ब्रेक करो जैसे और उसको ब्रेक ही नहीं कर सकते हो, यानी मिनी स्क्यूल, इतना ब्रेक किया और ब्रेक कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ग्रेफाइट कुड इवेंचुअली बी ब्रोकन इनटू सो स्मॉल पीसेस दैट यू कैन नॉट सी देम विदाउट अ माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, उतना ज्यादा छोटे ग्रेफाइट के पीसेस हो जाएंगे, ठीक है। सो द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ कार्बन दैट यू कुड ब्रेक द ग्रेफाइट इनटू वुड बी कॉल्ड एन एटम। मतलब ग्रेफाइट के अगर मॉलिक्यूल को भी ब्रेक डाउन कर दिया तो वो एटम हो जाएगा,
ठीक है। सो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर। वी कैन नॉट सी एन एटम विथ नेकेड आईज। नेकेड मतलब ऐसे नॉर्मल आंखें, नहीं तो चश्मा विश्मा कुछ तो या माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, ठीक है, नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। सो व्हेन एटम्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स, हमने जैसे लास्ट स्लाइड में देखा था। So for example, an oxygen molecule is made up of 2 atoms of oxygen. यहाँ पर अभी दिया है O2, ठीक है, तो वो 2 में ही क्यों डिवाइडेड है ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी उन्होंने एग्जाम्पल दिया था किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन का छोटू नाम, निकनेम या केमिकल नेम है O, ठीक है, ओ से उसको डिनोट करते हैं, निकनेम समझ लीजिए, ठीक है। सो जब ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो हर एक एटम जो होता है, एटम के अंदर ना 3 चीजें होती है, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, ये थोड़ा हायर लेवल है, ठीक है। सो एटम के अंदर 3 चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, प्रोटॉन को हम लोग ऐसे लिखते हैं और न्यूट्रॉन को ऐसे। तो मैंने ई के ऊपर माइनस क्यों लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस चार्ज होते हैं, मतलब उनमें नेगेटिविटी होती है, ठीक है, और प्रोटॉन्स जो है उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब उसमें पॉजिटिविटी होती है, और न्यूट्रॉन जो है उनमें कोई भी चार्ज नहीं होता, वो लोग शांत होते हैं, मतलब ना उनमें नेगेटिविटी होती है ना पॉजिटिविटी होती है, ठीक है। सो एक एटम के अंदर ये है, समझ लीजिए एक एटम, ठीक है, तो एटम के अंदर ना एक छोटा सा अंदर सर्कल होता है, उसको हम बोलते हैं एटम का न्यूक्लियस, ठीक है, मैं बड़ा करके दिखाती हूँ। तो ये है एटम, एटम के अंदर होता है उसका न्यूक्लियस, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है, एटम का न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और प्लस, ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जब पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर होते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन्स बाहर क्यों होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हिल नहीं सकते, वो हिल डुल नहीं सकते, इसलिए वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हिल डुल सकते हैं और वो क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी जैसे अर्थ सन का चक्कर काट रहा होता है, वैसे ये इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके न्यूक्लियस का चक्कर काट रहे होते हैं, ठीक है, वो मूवेबल होते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है कि अभी ये हम अर्थ के केस में हम क्या बोलते हैं, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इनटू अ फिक्स्ड ऑर्बिट, है ना, ऑर्बिट बोलते हैं। तो इस केस में इन सर्कल्स को हम बोलते हैं शेल्स, क्या बोलते हैं हम, शेल्स, ठीक है। तो मैं अलग कलर लेती हूँ, हाँ, तो इसको मैं बोलूंगी फर्स्ट शेल, इसको मैं बोलूंगी सेकेंड शेल, और ऐसा और एक सर्कल आया तो मैं बोलूंगी थर्ड शेल, ठीक है। तो ये सब शेल्स कब आते हैं, ठीक है। अब मैं लेती हूँ हाइड्रोजन का एग्जांपल जो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख, हाइड्रोजन को मैं पहले लिख देती हूँ, उसका फुल नेम लिख देती हूँ पहले, फिर लिख देती हूँ उसका निकनेम जो है H, ठीक है। तो हाइड्रोजन की मैं अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन को बोला जाता है फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। क्यों फर्स्ट एलिमेंट बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो घूम रहा होता है, ठीक है, वो घूम रहा होता है। फिर क्या होता है कि वो अभी कोई भी एटम, हमें ये पता है कि हम जब बोलते हैं कि हमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है या बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, थोड़ी रेस्ट ले लो, अपने माइंड को शांत करो, है ना। तो इनमें भी ऐसा होता है, पता है, अभी एक शेल में फर्स्ट शेल जो होता है अपना, इसको मैं क्या बोलूंगी, फर्स्ट शेल, है ना। तो फर्स्ट शेल में मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है, फर्स्ट शेल में मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही है, इसलिए उसको चिंता करने लगता है कि मैं क्या करूं, है ना। जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उसकी चिंता निकल जाएगी, है ना, तो वो शांत हो जाएगा, है ना। तो हर एक एटम को शांत होना चाहिए, तो हाइड्रोजन को भी चाहिए कि मैं भी शांत हो जाऊं, है ना। शांत होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लाने पड़ेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, अभी ये है एक हाइड्रोजन एटम,
जिसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है ना, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो अगर मैं और एक हाइड्रोजन एटम ले लूं, ठीक है, और एक हाइड्रोजन एटम, और उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये सोच रहा हूं, ये मैं कलर, हाँ, तो ये ग्रीन वाला हाइड्रोजन सोच रहा होता है कि मैं ऑरेंज वाले का इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, फिर मेरी चिंता निकल जाएगी, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ऑरेंज वाला भी सोच रहा होता है कि मैं ग्रीन वाले का ले लेता हूँ। तो ये लोग दोनों क्या करते हैं, बात करते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं यार, हम दोनों शेयर कर लेते हैं, हम दोनों फ्रेंडशिप कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, वो दोनों आजू बाजू आ जाते हैं, ठीक है, वो दोनों क्या करते हैं, आजू बाजू आ जाते हैं और एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन शेयर करने लगते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, जब वो लोग शेयर करेंगे तभी ये वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना, और ये वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये वाला दोनों हाइड्रोजन खुश हो गए, है ना, दोनों के पास पूरे 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए फर्स्ट शेल में, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी यानी जहाँ उनको कोई चिंता है ना कोई खुशी है, मतलब वो लोग नॉर्मल है, ठीक है, वो स्टेबल है, उनको किसी भी बात की चिंता नहीं है अभी, ठीक है। क्यों चिंता नहीं है, क्योंकि उनके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ओके। इसलिए हम हाइड्रोजन को जब भी लेते हैं तभी वो H2 के फॉर्म में होता है। H2 मतलब 2 के फॉर्म में होता है, वो 2 की जोड़ी में घूमते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। और अगर मैं इसको अलग करना चाहूँ, इनके बॉन्ड को या इनकी दोस्ती को, तो वो इतनी आसानी से अलग नहीं होगा। क्यों अलग नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच दोस्ती है। और केमिस्ट्री में हम या साइंस में हम इस दोस्ती को क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं वापस टेक्स्ट बुक की तरफ। सो डिफरेंट मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ, सॉरी ये वाला था, हाँ, तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो जहां से अभी सिमिलरली जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोजन जो है वो 2 की जोड़ी में घूमते हैं, वैसे ऑक्सीजन भी 2 की जोड़ी में घूमते हैं, है ना। और जो पानी है अपना पीने वाला पानी, उसको हम H2O बोलते हैं। क्या बोलते हैं, H2O। अभी उसको H2O क्यों बोलते हैं देखते हैं, चलिए, ठीक है। तो हम उसको H2O क्यों बोलते हैं, हमें ये तो मालूम है कि हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में घूमता है, ठीक है। चलो फिर से हाइड्रोजन का एटम बना लेते हैं, ठीक है, H, फिर फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक है, वो दोनों साथ में ही है। पर अब आ रहा है एक ऑक्सीजन, ठीक है, और ऑक्सीजन के पास है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑक्सीजन के पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है उसके 2 शेल है, फर्स्ट में 2 कंप्लीट है, पर उसके दूसरे वाले में सिर्फ 6 है, पर उसको तो 8 चाहिए, है ना। सारे एलिमेंट्स में बाहर वाले शेल में 8 चाहिए होते हैं, ठीक है। जो उनका लास्ट शेल होता है बाहर वाला, उसको 8 शेल चाहिए होते हैं, है ना। जो मैं ऑरेंज से हाईलाइट कर रही हूँ उसको 8 शेल चाहिए, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, है ना। तो 2 तो उसके पास अंदर है, इसलिए उसका फर्स्ट वाला जो शेल है वो स्टेबल हो चुका है, फर्स्ट शेल को कुछ चिंता है नहीं। पर अभी ऑक्सीजन को दूसरे शेल की तो चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरे शेल को भी शांत होना है। दूसरे शेल तो 2 एटम्स के लिए चिंतित है ना। तो अभी ऑक्सीजन क्या बोलेगा इन दोनों हाइड्रोजन की दोस्ती को कि देखो तुम दोनों के पास मिला के 2 इलेक्ट्रॉन्स है और मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, हम भी मिल जाते हैं और मैं भी तुम दोनों के साथ आ जाता हूँ, हम तीनों दोस्ती कर लेते हैं और मुझे मेरे बाहर के 8 इलेक्ट्रॉन के साथ तुम दोनों का ये इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर लो, 2 मत, दे दिया तो तुम लोग दोनों चिंता में आ जाओगे, इसलिए शेयर कर लो। मतलब तुम दोनों के पास भी, मतलब एक इस हाइड्रोजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, और अभी ऑक्सीजन के पास भी ये 2 इलेक्ट्रॉन मिला के टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। पहले उसके पास 8 थे, प्लस इसने इन दोनों का ले लिया,
सॉरी, हाँ, तो यस, तो यहाँ पर अभी इस हाइड्रोजन के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है अपने, और ऑक्सीजन के पास पहले कितने थे, 8 थे, अब उसने 2 ले लिए, मतलब उसके पास टोटल 10 हो गए। मतलब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, हो गया परफेक्ट। अभी इसलिए H2, ये दोनों तो जोड़ी थे ही, अभी O भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया उनके साथ, इसलिए H2O, ये तीनों की दोस्ती या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गया। ठीक है, इसलिए H2O मतलब पानी, वाटर मॉलिक्यूल या पानी के मॉलिक्यूल को H2O बोलते हैं, और H2O में 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ पानी में 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। ओके, नाउ कमिंग टू एलिमेंट्स। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, मतलब अभी एक ही फैमिली के एटम, अभी हाइड्रोजन हाइड्रोजन H2, तो ये क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन अपने हाइड्रोजन दोस्त के साथ ही घूम रहा है। ठीक है, so there are 118 different elements. There are 118 different elements known so far. अब तक जाने हुए 118 हैं। 94 of these exist naturally. मतलब डायरेक्ट नेचर से बने हुए 94 हैं इसमें से। बाकी जो है वो दूसरे दूसरे केमिकल जोड़ के वो सब सिंथेटिकली फैक्ट्रीज या इंसानों ने बनाए हुए हैं। ठीक है, सो हाइड्रोजन हमने जैसे अभी देखा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों गैस है। कार्बन, कॉपर, एल्यूमिनियम, अभी कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, गोल्ड, ये सब मेटल्स है, और सिल्वर भी मेटल है। ठीक है, और कार्बन जो नॉन मेटल है। ठीक है, तो कार्बन से अपना डायमंड बनता है, फिर हमने जैसे ऊपर पढ़ा ग्राफाइट बनता है। ठीक है, तो ये जो है सब एलिमेंट्स है। Each element is represented by a unique symbol. Symbol अभी हमने देखा nickname. ठीक है, so for example Cu मतलब कॉपर, Al यानी एल्यूमिनियम, Fe यानी आयरन। अभी आप बोलेंगे कि एल्यूमिनियम के लिए Al है ना, Al, पर कॉपर के लिए Feq, सॉरी आयरन के लिए Feq, क्योंकि आयरन का पहले का एंशियंट नाम उसका था फेरस। ठीक है, फेरस, इसलिए उसको Fe बोला जाता है। हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, कार्बन C। ठीक है, तो ये सब जो सिंबल्स है, कार्बन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और आयरन की। So the smallest particle of an element that exhibits the same property as the element is atom. मतलब इसका मतलब क्या है, तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल जो एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी निभाता है, मतलब हाइड्रोजन फॉर एग्जाम्पल, तो मैं बोलूँ कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है वो मोस्टली गैस में एग्जिस्ट करता है, मतलब मेरे पास अभी गैस में है हाइड्रोजन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, तो मैं क्या बोलूंगी कि हाइड्रोजन जो है वो मेरे पास अभी गैस में है, तो इसलिए अगर मैं रिसर्च करूंगी तो छोटे से छोटा एटम जो है हाइड्रोजन का वो भी गैस के फॉर्म में ही होगा। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि एटम ही है जो एक एलिमेंट के सारे प्रॉपर्टी लेता है। ठीक है, तो सब्सटेंसेस फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट एटम्स आर कॉल्ड कंपाउंड्स। मतलब अभी हमने क्या किया, एलिमेंट्स में क्या देखा कि सेम एलिमेंट, सेम एटम्स, सेम फैमिली के एटम जब जुड़ते हैं उनको एलिमेंट बोलते हैं, पर जब अलग अलग फैमिली के एटम जुड़ते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एलिमेंट हो गया, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक फैमिली है। पर अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन तो भाई अलग फैमिली से है ना, तो इसलिए H2O यानी कि पानी वो एक कंपाउंड है। ठीक है, so water H2O is made up of 2 elements, hydrogen and oxygen. So water is a compound, namely common salt NaCl, sodium chloride। Na मतलब सोडियम मेटल है, क्लोराइड Cl नॉन मेटल है। ठीक है, it is also a compound and is made up of elements sodium Na and chlorine Cl. A compound is represented by a formula, है ना। अभी H2 अगर मैं बोलूँ तो 2 हाइड्रोजन
और एक ऑक्सीजन, ठीक है। और अगर मैं बोलूं NaCl, Na मतलब सोडियम, एक क्लोरीन, Cl, ठीक है। सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड दैट एग्जिबिट्स इट्स सेम प्रॉपर्टीज इज अ मॉलिक्यूल। तो ये आपको डिफरेंशिएशन में याद रखना पड़ सकता है कि सेम प्रॉपर्टी निभाने वाला सबसे छोटा सब्सटेंस एलिमेंट में एक एटम होता है ना। तो अगर आप छोटे से अगर एटम भी लोगे, हाइड्रोजन का एटम लोगे, ठीक है, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लोगे तो उसमें सेम प्रॉपर्टी रहेगा, है ना। अगर हाइड्रोजन कोई चीज को लाने से जल रहा है तो हाइड्रोजन का छोटा एटम भी जलेगा उससे। पर अगर मैं बोलूं पानी, ठीक है, तो पानी तो क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, वो लिक्विड है ना। पानी, वाटर एक लिक्विड है। पर अगर मैं उसका एटम देखूं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो गैस है ना। इसलिए अगर जब H2O ये मॉलिक्यूल बन जाएगा तभी ही वो पानी के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। इसलिए कंपाउंड के सेक्शन में मॉलिक्यूल सारे सेम प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ठीक है। ओके, सो डिफरेंट मटेरियल्स are made of different elements and compounds have different arrangements of atoms or molecules, ठीक है। कंपाउंड में क्या होता है, अलग अलग अरेंजमेंट होती है। जैसे कि हमने इसमें देखा था कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की अरेंजमेंट है ना। दैट इज वाई डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, है ना। अभी फॉर एग्जाम्पल O2 अगर मैं बोलूं, इसमें 2 ऑक्सीजन है ना, 2 घूम रहे, ठीक है। इसमें क्या है, और ये O2 है जो गैस हम ब्रीथ करते हैं। पर अगर मैं बोलूं O3 यानी ओजोन, ये आपने सुना होगा, ओजोन गैस एटमॉस्फेयर में, है ना। ये एक पॉइजनस गैस है जो ह्यूमंस या कोई भी, ये आसपास रहता ही नहीं है लैंड के, ये बहुत ऊपर स्पेस में रहता है, ठीक है। ये एक पॉइजनस गैस है जो हम ब्रीथ नहीं कर सकते। O2 ब्रीथ किया जा सकता है, ठीक है। सो Now molecules in substances are arranged in very particular manner, है ना, वो परफेक्ट मैनर में अरेंज्ड होते हैं। They are very closely and with less space in solids and थोड़ा हल्का हल्का lightly packed in liquids and freely packed in air or gases. Okay, so the distance between molecules of a substance is called intermolecular spaces. So solid में इसलिए intermolecular space बहुत कम होता है और liquid में intermolecular space थोड़ा ज्यादा होता है, whereas gas में बहुत ज्यादा होता है। All the molecules are held together by a force of attraction called intermolecular force. अभी हमने जैसे बोला कि H2 की दोस्ती हो गई, है ना, दोनों H की, तो H2O पूरा पानी का मॉलिक्यूल दूसरे पानी के मॉलिक्यूल से भी दोस्ती करेगा, राइट। सो दीज फोर्सेस कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक। If intermolecular forces are strong in a substance, then its molecules are closely packed, such as solids. And if these forces are weak, then the molecules are loosely packed. Now coming to properties of materials. Okay. So have you ever wondered why a cooking utensil is made of metal and not of paper? अभी कुकिंग यूटेंसिल्स जो हम गैस में यूज करते हैं वो मेटल का क्यों बना होता है ना। तो यहाँ पर जो कुकिंग वेसल है वो खुद में ही फायर कैच नहीं कर लेना चाहिए, इसलिए वो पेपर से नहीं बना होता। पेपर हम लोग आग के नीचे रखेंगे तो पेपर जल जाएगा, है ना। और एक क्या है कि हीट एब्जॉर्ब करना चाहिए वो मटेरियल, है ना। पेपर तो खुद जल जाएगा, इससे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, whereas मेटल जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, है ना। सो वी नो दैट पेपर कैचेस फायर इजीली, सो इट कैनॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। The properties of some metals make them suitable for making cooking utensils. और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम लोग कॉटन का कपड़ा क्यों नहीं यूज करते पानी स्टोर करने के लिए, क्यों? क्योंकि वो कपड़ा है, उससे वो पानी स्टोर नहीं करेगा, वो पानी नीचे बह जाएगा, है ना। इसलिए उसके लिए भी एक कोई हार्ड सब्सटेंस चाहिए जो पानी पकड़ सके। सो देयरफॉर ईच सब्सटेंस हैज इट्स ईच स्पेशलिटी, है ना। फर्स्ट इज अपीयरेंस। सो ऑल अदर मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना। फॉर एग्जाम्पल वुड लुक्स डिफरेंट फ्रॉम ग्लास, वुड का अलग टेक्सचर है, ग्लास का अलग है। अपीयरेंस मतलब लुक, ठीक है, दिखता है। तो इन अ सिमिलर वे सिल्वर लुक्स डिफरेंट फ्रॉम गोल्ड और पेपर। सम मटेरियल्स आर वेरी शाइनी whereas others are not. The shine present in a material is known as luster, ठीक है। So metals are generally lustrous in nature. Metals are generally lustrous in nature whereas non-metals are not.
You can see luster on new metal utensils. अभी नया नया जो हमने कुकिंग वेसल वो सब लाया रहता है तो उसमें बहुत शाइन रहता है, उस शाइन को लस्टर बोला जाता है. Gold and silver are highly shining or lustrous metals. That is why they are used for making ornaments या jewelries. Continuous exposure to air and moisture causes some metals to lose their shine and appear dull. However, they regain their shine when they are polished. Now coming to hardness. ठीक है, some substances can be compressed whereas others cannot. कंप्रेस मतलब उनको दबाया जा सकता है, जैसे कि स्पॉन्ज या स्प्रिंग. आप दबाओगे तो स्प्रिंग वापस आ जाएगी, है ना. स्पॉन्ज आप दबाओगे तो फिर वो भी वापस आ जाएगा, है ना. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ट्राई टू कंप्रेस अ वुडन बार, वुड को आप कंप्रेस करने की ट्राई करोगे तो वो नहीं होगा, है ना. इजीली तो नहीं होगा, हथौड़ा से मारोगे तो वो अंदर जाएगा. टेडी बेयर ऑफ कॉटन एंड अ स्पॉन्ज कैन हाउएवर बी इजीली कंप्रेस्ड, है ना. सो द मटेरियल्स दैट कैन बी कंप्रेस्ड आर कॉल्ड सॉफ्ट. They are called soft. The materials that cannot be compressed are called hard. When we scratch one material with another, घिसते हैं, the one that gets scratched is softer than the other one. है ना. मतलब अगर हम एक हार्श वुड और टेडी बेयर को घिसेंगे तो टेडी बेयर पे मार्क्स आ जाएंगे, फट जाएगा, इसलिए टेडी बेयर सॉफ्ट है वुड से, है ना. फॉर एग्जाम्पल, when we scratch a crayon and a nail यानी किल, the crayon gets scratched. Thus, crayon is softer material than the nail. Okay. Next. Now coming to texture. Texture यानी feel. हाथ करने में हाथ लगाएंगे तो कैसा लगता है. So when we touch different materials, we find that some are smooth and some are rough. They have different textures. The feel of any material is known as texture. हम feel कैसा करते हैं, है ना. अपने skin ये sense organ में वो कैसा लगता है. The surface of flower petals and glass tumbler are even. है ना. दे आर इवन मतलब स्मूथ है, ठीक है. दे हैव स्मूथ टेक्सचर. ऑल द स्मूथ सरफेसेस हैव नो बम्प्स. बम्प्स मतलब ऐसे बम्प्स और रिजेस. एंड हैव अ प्लेन सरफेस. द सरफेसेस ऑफ ट्री bark and unfinished surface and a sandpaper are uneven. They have a rough texture. We can feel bumps and ridges on the surface of rough materials. Now coming to transparency. Transparency ये चैप्टर भी लाइट एंड शैडोज लास्ट ईयर चैप्टर में पढ़ा है. 3 टाइप के मटेरियल्स पाए जाते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, है ना. तो लेट्स सी. ऑन द बेसिस ऑफ लाइट that material allows to pass through the material can be divided into 3 groups. मतलब ऐसा एक मटेरियल जो अपने आर पार कितना लाइट पास करने देता है. अभी ट्रांसपेरेंट तो पूरा लाइट पास करने देता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं. ट्रांसलूसेंट थोड़ी लाइट पास करने देता है, ठीक है, आप 3 ही एरो देख सकते हैं यहाँ पे. और ओपेक तो बिल्कुल भी नहीं देता है पास करने लाइट, ठीक है. सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट. तो यहाँ पर भी ऊपर ट्रांसलूसेंट के बारे में दिया है, उनके एग्जाम्पल्स दिए हैं. नाउ कमिंग टू सॉल्युबिलिटी इन वाटर. तो अभी सॉल्युबिलिटी इन वाटर को जानने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं. चलिए. तो फॉर एग्जांपल अभी हमें नींबू पानी बनाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा पानी लेंगे, है ना. ग्लास में मैंने पानी ले लिया है और मैंने उसमें ऐड किया है 1 चम्मच सॉल्ट, ठीक है, नमक. तो सॉल्ट जब मैं ऐड करूंगी और मैं इसको मिक्सचर को हिलाऊंगी तो सॉल्ट गायब हो जाएगा. एक्चुअली गायब नहीं, वो डिजोल्व हो जाएगा, है ना. तो मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होगा. फॉर एग्जांपल ये है पानी के मॉलिक्यूल्स, है ना, ये थोड़े थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं. तो मैं अगर उसमें सॉल्ट डाल दूंगी तो बचे कुछ स्पेसेस में सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स बैठ जाएंगे, इसलिए सॉल्ट हमें नहीं दिखेगा, इसलिए सॉल्ट डिजोल्व हो जाएगा, राइट. तो इसलिए सॉल्युबिलिटी, है ना. तो materials can be grouped on the basis of their solubility in water. Substances such as salt and sugar dissolve in water, है ना, पानी में गायब हो जाता है. गायब मतलब डिजोल्व, ठीक है. Such substances are said to be soluble. Chalk powder or sand settle down in water and do not dissolve even on stirring. मतलब मिक्स करने पर भी sand थोड़ी डिजोल्व होगी पानी में. So they are insoluble. The solubility is the ability of a given substance, the solute, to dissolve in the unit volume of a solvent. इसका मतलब बताते हैं, ठीक है. तो वहां पर उन्होंने बताया है कि solubility is the ability of a given substance,
मतलब हमने जैसे एक्टिविटी में देखा था कि पानी और सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट जब मैं डाल रही हूं तो क्या होगा कि सॉल्ट क्या है, कम है पानी से, है ना, और मैं सॉल्ट को पानी के अंदर डाल रही हूँ तो इसलिए सॉल्ट क्या है, सोल्यूट हो जाएगा। द सब्सटेंस विच आई एम डिजॉल्विंग इन अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड द सोल्यूट, and the substance which is dissolving another substance in itself is known as solvent। ठीक है, तो अगर आपका सॉल्यूट आपके सॉल्वेंट में पूरा डिजॉल्व हो जाए तो वो सॉल्यूबल, तो ये सॉल्यूट जो है, सॉल्ट जो है सॉल्यूबल है। ठीक है, और वाटर को, ये भी एक फैक्ट है कि पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। ठीक है, सो नाउ इट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन दिया है यहाँ पर। सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोई चीज डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट at a given temperature. You will see that some liquids such as honey, milk and vinegar completely mix in water. However, liquids such as mustard oil, kerosene do not mix with water. They form a separate layer. Liquids that mix with each other are called miscible liquids. तो अगर मैं यहाँ पर भी फिर से एक्टिविटी आ जाएगी कि अगर मैं यहाँ पर पानी है, ठीक है, रेड कलर का क्या है, पानी है, और यहाँ पर मैं अगर तेल ऐड करूंगी तो तेल जो है वो बबल्स बन के एक अलग कुछ देर छोड़ने के बाद वो अपना एक लेयर बना लेगा यहाँ पर, ऐसे वो डिजॉल्व नहीं होगा। तो ये क्या ऑयल क्या है, वो इममिसिबल है, आई एम इममिसिबल, MISCIBLE, इममिसिबल लिक्विड है। ठीक है, पर अगर उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, अगर मैं दूध और पानी को ऐड करूं तो वो पूरे डिजॉल्व हो जाएंगे, है ना, तो आपको पूरा वो जो ग्लास है वो उसमें भी दूध दिखने लगेगा, वो दूध होगा नहीं पर दूध दिखने लगेगा, है ना, इसलिए दे बोथ आर मिसिबल। जस्ट लाइक सॉलिड्स एंड लिक्विड, सम गैसेस आल्सो डिजॉल्व इन वाटर। अ लार्ज नंबर ऑफ, अभी हम बोलते हैं कि सारे लिविंग थिंग्स को, फॉर लेफ्ट प्लांट्स, ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, वो लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो फिशेस कैसे लेते होंगे, वहां तो पूरा पानी है ना, तो पानी के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो उससे वो पानी से क्या करते हैं, वो लोग ऑक्सीजन डिराइव करके ले लेते हैं। सो द फिज इन अ सॉफ्ट ड्रिंक इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिज मतलब वो चट 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 आवाज आती रहती है ना, और हम शेक करते थे एकदम से बाहर निकलता है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, इसलिए वो जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो बाहर निकलती हैं ऐसे। नाउ कमिंग टू डेंसिटी एंड फ्लोटेशन। ठीक है, सो डेंसिटी एंड फ्लोटेशन, अब हम डेंसिटी के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है, डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम। पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, इसका मतलब क्या है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स लूं सॉलिड का, ठीक है, तो उसमें कैसे मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होंगे, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब पर यूनिट जगह, पर जगह। ठीक है, तो मैंने इतनी जगह ली है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत ज्यादा है ना, तो इसलिए मास भी इसका थोड़ा होगा, है ना। तो इस वॉल्यूम में मास समझो मैं बोलूं 1 ग्राम का है, ठीक है, तो और एक मैं बॉक्स लूं और उसमें थोड़ा लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स कम है, इसलिए उसका मास भी क्या होगा, कम होगा। मैं आधा मास ले लेती हूँ, 0.5 ग्राम। तो मोर द मॉलिक्यूल्स, मोर द पानी में डूबना, मतलब मोर द डेंसिटी, डेंसिटी मतलब मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन स्पेस और वॉल्यूम,
ठीक है। मास मतलब मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन स्पेस। तो अगर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो वो सब्सटेंस भारी होगा, और मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो वो सब्सटेंस क्या होगा, लाइटर होगा। भारी होगा तो पानी में डूब जाएगा, और लाइटर होगा तो पानी पे फ्लोट करेगा, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल द मास ऑफ 1 cm³ of water is about 1 gram. So the density of water is about 1 gram per centimeter square. The mass of 1 cm³ of iron is about 7 grams. So its density is about 7 grams per centimeter³. The density of wood is less than 1 gram per centimeter³. अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हमने बहुत देखा है कि वुड और आइस जो है वो भी फ्लोट करते हैं पानी में, है ना, सॉलिड होके भी। मोस्ट सॉलिड जो है वो डूब जाते हैं, पर वुड और आइस सॉलिड होके भी फ्लोट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये समझो वुड का पीस है, उसमें क्या है कि कम मॉलिक्यूल्स होते हैं एक पीस में, वेराज में बाकी ये क्या है, वुड है, और ये कोई मेटल है समझो, तो इसमें मॉलिक्यूल्स एकदम पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो इसमें कम डेंसिटी के वजह से ये फ्लोट करता है, वुड जो है फ्लोट करता है। और अगर मैं बात करूं आइस की, तो आइस अगर आप देखेंगे, अगर आप आइस को फोड़ के देखेंगे तो आप देखेंगे अंदर पानी ही है, ठीक है। और पानी में तो ऑब्वियसली दूर ही रहते हैं मॉलिक्यूल्स, है ना। तो आइस का सिर्फ बाहर वाला पार्ट सॉलिड बना रहता है, अंदर पानी होता है, इसलिए आइस भी फ्लोट करता है। ओके, सो नाउ कमिंग टू फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट हमने जैसे पता है कि सॉलिड लिक्विड गैस, है ना, तो उसका भी पढ़ लेते हैं, चलिए। सो नाउ कमिंग टू सॉलिड स्टेट। In solid state, the particles are tightly packed. This has makes very little space in them. Strong attractive forces between the particles that hold together, है ना, बहुत ज्यादा। अभी फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि कॉपर का एटम है उसमें, तो कॉपर की दोस्ती बहुत स्ट्रांग है उसमें, इसलिए सॉलिड जो है उसमें बहुत कम स्पेसेस होते हैं, ठीक है। सो दिस प्रिवेंट्स देम फ्रॉम मूविंग अराउंड, है ना। अभी पानी कैसा है कि वो फ्लो हो जाता है, मतलब बह जाता है, पर कोई सॉलिड नहीं बहता, है ना। The particles are thus fixed at their place. They can however vibrate but cannot flow, है ना। This gives solid a definite shape. This gives solid a definite shape and volume. Some examples are ice, brick, wood, apple and glass. Now coming to liquid state. In liquid state the particles are less lightly packed and less tightly packed than solids. The forces of attraction between particles are not so strong as in solids. So the molecules move randomly and constantly change their position. This allows the liquid to flow. Thus, liquids do have a definite volume but not definite shape. है ना, उनका परफेक्ट शेप नहीं होता। कंटेनर में डाला तो कंटेनर का शेप ले लेंगे, है ना। The liquid thus takes shape of a container in which it is poured. Some examples are milk, juice, water, petrol, olive oil, है ना। So now coming to gaseous state. In a gas, the particles are loosely packed. The forces of attraction between the particles is very weak. मतलब उनमें अच्छी दोस्ती नहीं है ना। So the particles therefore move apart and spread out to fill any available space. The particles in gaseous state move very quickly and constantly change their position. Thus, gases have neither definite shape nor definite volume. Some examples of gas are air, oxygen, nitrogen and carbon dioxide. Now coming to conductivity, malleability and ductility. ठीक है, मैं ऊपर आपको टेबल दिया है सॉलिड लिक्विड गैस का डिफरेंशिएशन का। आपको आप अगर डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस दिया है तो फिर भी आप ये टेबल लिख सकते हैं। ओके, सो नाउ कमिंग टू कंडक्टिविटी, मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो मैं आपको सिंपल में बताती हूँ सारे पैराग्राफ पढ़ने से पहले। कंडक्टिविटी अगर मैं बात करूँ, कंडक्टिविटी मतलब कोई चीज को सहन करना। ये रेजिस्टेंस का उल्टा है। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, रेजिस्ट मतलब दूर दूर जा दूर जा दूर भेजना, है ना। कंडक्ट मतलब आजा आजा, दोस्ती करना मतलब कंडक्ट करना, ठीक है। अभी कंडक्टिविटी में दो है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब ऐसे मटेरियल्स जो अपने आर पार इलेक्ट्रिसिटी जाने देते हैं, जैसे कि मेटल्स। हमने बहुत बार सुना है कि कॉपर की तार यार जंग लग गया, चेंज करवाना पड़ेगा, है ना। और हमने ये भी सुना है कि थर्मल कंडक्टिविटी यानी अपने जो
किचन के वेसल्स होते हैं वो मेटल होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि वो हीट कंडक्ट करते हैं। थर्मल मतलब हीट, है ना? सो अभी हम कंडक्टिविटी का पैराग्राफ पढ़ते हैं। मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखा, हीट मतलब थर्मल एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो नाउ कुकिंग वेसल्स आर देयरफॉर मेड अप ऑफ मेटल्स. Similarly, electrical wires are made of metals such as copper and aluminium. Wood and plastic are bad conductors of heat. Bad conductor मतलब वो heat को conduct नहीं करते, उनसे heat आर पार नहीं होती. And electricity भी आर पार नहीं होती. That is why handles, अभी अपने कुकिंग वेसल का जो हैंडल होता है वो गर्म नहीं होता. क्यों? क्योंकि वो प्लास्टिक या वुड का बना होता है ना? उसमें गर्माहट नहीं होती, इसलिए हम लोग उसको पकड़ के किसी और प्लेस को ले जा सकते हैं, है ना? Similarly, the switches, switchboards and bodies of electrical equipment are made of plastic. हाँ, switchboard क्या है? प्लास्टिक का बना है. क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. This prevents us from getting electric shock. Thus, we can also classify materials on the basis of their ability to conduct heat or electricity. Now coming to malleability. They can be beaten into thin sheets with a hammer. Metals जो है thin sheet में convert कर सकते हैं उन्हें, है ना? So malleability is the property which allows the metals to be hammered into thin sheets. A piece of aluminium metal turns into a thin sheet without breaking when we hammer it. है ना? The silver and gold are most malleable. Ductile मतलब thin wire में convert कर रहा. The property which allows the metals to be drawn into thin wires is called ductility. Gold and silver फिर से are the best examples of ductile metals. Tungsten metal is used to make the wires of the filaments of electric bulb. फिलामेंट मतलब ऐसा बल्ब है और उसमें हमने देखा ऐसी चीजें होती है, राइट? तो अंदर की जो ये चीजें हैं उसको फिलामेंट बोलते हैं और वो टंगस्टन का बना होता है. ओके देन, थैंक यू.